नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। वी डोंट टीच, वी इंस्पायर। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, जिसमें हमने आपके लिए 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट हिंदी और जीएस से संबंधित है। 6 प्रैक्टिस सेट के बाद में हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये है नंबर 7। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये आपका हिंदी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। बुक का नाम मैंने आपको बता चुका हूं, घटना चक्र है। पिछले 6 प्रैक्टिस सेट जो हैं हिंदी जीके जीएस के और आपके वो अपलोड करा दिए जा चुके हैं। तो अगर आपने उन्होंने नहीं देखा उन वीडियो को तो जाके आप उन्हें देख लीजिए और पेन कॉपी लेके साथ में पानी बोतल लेके मेरे साथ बैठ जाइए और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहला प्रश्न, उससे पहले एक छोटी सी बात आपके लिए रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तक अपने शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगर वो 1 नंबर भी आपको मिलता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। बहुत ज्यादा इस वीडियो पे टाइम मत दीजिए, 2x पे वीडियो लगाइए, आराम से ईयरफोन लगाइए और वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश करिए। एक बार देखिए, अपने आप पेन से उसको टिक करते रहिए, कॉपी पे लिखते रहिए। दोबारा में उसी चीज को आप जो आपका गलत है उस चीज को देख के आप उसको यहाँ पे याद कर लीजिए। ज्यादा लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए इस समय बिल्कुल नहीं है हम लोगों के पास में। बस करना क्या है, आप जितना रिवीजन कर सके जो आपके पास है उसी में आप संतुष्ट रहने की कोशिश करिए। तो शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। लिखा है इसमें, कक्षा 10 के छात्र ने अपने अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आता है? प्रधानाध्यापक को उसने पत्र लिखा है, तो यह जो पत्र है वो किस पत्र में आएगा? निमंत्रण में आएगा, आवेदन में आएगा, व्यवसायिक आएगा या व्यवहारिक आएगा? देखिए, व्यवसाय की बात यहाँ पे हो नहीं रही है, निमंत्रण की किसी प्रकार की बात नहीं है। ऑप्शन बचते हैं आपके आवेदन और व्यापारिक। तो व्यापारिक भी यहाँ पे कोई चीज नहीं है। ऑप्शन क्या बचा आपका? सिर्फ आवेदन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहा है और ऐसे पत्र हमेशा आपके आवेदन ही कहलाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? 1917, 1918, 1919 या 1929? फ्रेंड देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये आपके आधुनिक हिंदी के बहुत बड़े आपके एक रचयिता रहे हैं। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो लिखा है फ्रेंड सन 1929 में। कब लिखा है? ध्यान रखिएगा, सन 1929 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। देखिए, मैंने आपको जब भी आपका लिंग पढ़ाया है या वचन पढ़ाया है तो उसमें सबसे जो इजी तरीका होता है वही बताता हूं। मैंने आपको बताया है कि हस्ताक्षर है, आंसू है, साधु है, दर्शन है। ये शब्द सदैव आपके बहुवचन में ही रहते हैं, चाहे साधु आ रहे हो और चाहे साधु आ रहा हो। ये सदैव आपके कैसे रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं, क्योंकि देखिए, साधु आ रहा है एक वचन हो गया, साधु आ रहे हैं बहुवचन हो गया। साधु में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बस आप अपनी क्रिया देखिए, आ रहे हैं, रहे का मतलब क्या हो रहा है? यहां से बहुवचन निकल के आपका आ रहा है। ये क्या होता है, कभी कभी जब क्वेश्चन इजी होता है तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि इतने बड़े एग्जाम के लिए इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं। तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगला है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? देखिए, जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला मस्ट है, वर्णमाला को आप जरूर पढ़ के जाइएगा और आपके यूट्यूब चैनल पर वर्णमाला अपलोड है। अगर आपके नोट्स है तो वहां से पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से वर्णमाला पढ़ाई गई है। तो हमसे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है ता, त, जा, झा, टा, ठा, डाढ़ा, ता, था, दा, धना, शा, शा, शाहा। तो ये सभी आपके क्या है? शा, शा, शा और हा। ये सभी फ्रेंड आपके ऊष्म व्यंजन है, जिनमें आपकी जो वायु है, मुख से जो वायु है बहुत ही तीव्र गति से निकलती है, इसीलिए इनको बोला गया है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। 5 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और इसको आप मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट समझिए। शुद्ध वर्तनी, क्योंकि ऐसे शब्द जो इसमें दिए गए हैं, अक्षौणी हो गया, अच्छुन्न हो गया, ये शब्द आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपका सही है वो है आपका 5वें का ऑप्शन नंबर सी जो है, अच्छुन्न जो लिखा है ये बिल्कुल सही है। ठीक, अक्षौणी हो गया, अच्छुन्न हो गया, अनुषांगिक हो गया, कवित्री हो गया, अनुग्रहित हो गया, ज्योत्सना हो गया, सन्यासी हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से
शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी या टिप्पणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टिप्पणी। ठीक है, डी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है फ्रेंड? मैं आपसे वादा करता हूं आपको मैं सिर्फ 50 ही संधि विच्छेद बताऊंगा एक दिन, और उन 50 में मैं चारों शिफ्ट में कम से कम 2-2, 3-3 संधि विच्छेद फंसाने की पूरी कोशिश करूंगा। पेट में मैंने फंसाई भी थी और फिर से आपके साथ वादा करता हूं 50 ही, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 50 ही। लिखा यथोधन उचित, यथाधन उधनचित, यथाधन उचित, यथाधन ओचित। देखिए यथोचित, तो यथो का मतलब होगा यथाधन उचित, यानी अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार। ठीक, आगे है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ये भी आपका जो संधि विच्छेद है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद, ऋग धन वेद, ऋवेद, ऋग धन वेद या ऋग्वेद। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग धन वेद। ध्यान रखिएगा, इसमें आपका व्यंजन संधि है, और ये संधि का मतलब संधि व्यंजन संधि के तो प्रकार तो होते नहीं है, इसमें टाइप होते हैं। क्या होता है? टाइप। तो ये टाइप जो है ये दूसरा टाइप, उसमें क्या होता है कि जैसे गा जो है वो का वर्ग का है, तो गा किस में चेंज हो जाएगा? का वर्ग में। ठीक, जैसे हम लोग बहुत से ऐसे देखते भी हैं। अगला है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। पहले आप देख लीजिए द्वंद्व क्या कहता है। द्वंद्व कहता है कि मेरे दोनों पद प्रधान होते हैं, और सबका एक एक एग्जाम्पल आप याद रखिए। परिभाषा याद करने से अच्छा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद करो कि द्वंद्व का एग्जाम्पल माता पिता, जय और पराजय। कर्मधारय का एग्जाम्पल जैसे आपका नील गगन, यानी एक विशेष और एक विशेषण। ठीक है, बहुब्रीहि का शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा पर्यायवाची होता है। ठीक, जब भी आपको किसी शब्द का पर्यायवाची दिख जाए समझ लो बहुब्रीहि है। ठीक, अब देखिए 3 से आप डिलीट करके एक तत्पुरुष को लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे बोलिए नेत्र से हीन। से कारण, से जो है वो कारण से संबंधित है, कारण आपका एक प्रकार का कारक है, और तत्पुरुष में कारक का सर प्रयोग होता है। ठीक, ये हो गया लॉजिक। अगला है निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किसे कहे, किसमें है? अब देखिए आगे बहुब्रीहि, अब आपको सीधी नजर आपकी जानी चाहिए कि कहीं पे ऐसा कोई पर्यायवाची तो नहीं लिखा। देखिए माता पिता, अभी मैंने आपको द्वंद्व समास बताया। जलचर, जल में चलने वाला, तत्पुरुष हो गया। ठीक है, त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी तीनों लोक में देखने वाला, इसमें आपका द्विगु समास हो गया। बचेगा लंबोदर, लंबोदर पर्यायवाची किसका है? लंबोदर पर्यायवाची बच्चा आपका गणेश का है। समझ गए ना? सीधा सीधा बहुब्रीहि में पर्यायवाची आप ढूंढिए, बहुत ज्यादा लफड़े में आपको नहीं पड़ेगा, सीधा आपका आंसर निकल आएगा। आगमन में उपसर्ग क्या है? आ प्लस गमन। आगमन को कैसे लिखेंगे? आ प्लस गमन, यानी कहीं पे आया हुआ व्यक्ति, यानी ऑप्शन ए जो है इसी में आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग क्या है? उप मतलब आगे लगने वाला, प्रत मतलब पीछे लगने वाला। बस इतने ध्यान रखिए, उप मतलब आगे लगने वाला, प्रत मतलब पीछे लगने वाला। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार, सरकार में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है सा, सर, कार या सरक। तो सरकार में आपका सर जो है ये आपका उपसर्ग रहता है। आगा है कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हट, ट, आहट या आ। तो आपका इसमें कड़वाहट में फ्रेंड आहट प्रत्यय है। कौन सा है? कड़, कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा चिकनाहट। क्या सुना होगा? चिकनाहट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमसे पूछा गया तत्सम नहीं है, और जब पूछा गया तत्सम नहीं है मतलब वो तद्भव होगा। तद्भव मतलब हिंदी शब्द घृत, घृत का घी होता है। ठीक, अतिन, दुग्ध और आंसू। ठीक, आंसू का त्रिभैया फिर तत्सम क्या होता है? आंसू का तत्सम होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। अगला है निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें, यानी हिंदी वाला निकालो भैया। गोसाई, जाड्य, संतापन, संतापन या विक्षोभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोसाई। गोसाई का क्या होता है तत्सम? गोसाई का होता है गोस्वामी। क्या होता है? गोस्वामी। गोस्वामी जो है वो तत्सम है, गोसाई आपका तद्भव है। ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट। तो ढीठ का जो है वो होता है फ्रेंड आपका दृष्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कंफ्यूज करेगा, क्यों कंफ्यूज करेगा? ऑप्शन नंबर ए और डी में। बस ये ध्यान रखिएगा, ढा जो है वो दा में नहीं बनेगा, धा में बनेगा। ढीठ का हो जाएगा धृष्ट। ढीठ मतलब होता है जो अपनी बात से बिल्कुल डगमगाए ना। ढीठ क्या घर में नहीं होगा, क्या ढीठ पना दिखा रहे हो, यानी आप मतलब बहुत ज्यादा अकड़ गए हो अपनी बात पे।
निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम होगा। राजा, खेत, किसान या आपका दाहिना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राजा। ठीक, राजा शब्द जो है फ्रेंड ये क्या है आपका, तत्सम है, तत्सम है। इसका होता क्या है, इसका राजा का होता है फ्रेंड राय, ध्यान रखिएगा। तद्भव शब्द क्या होता है, राय। वही खेत का क्षेत्र, किसान का कृषक और दक्षिण का दाहिना। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। जब भी देखिए आपने कभी पोस्टर लिखा देखा होगा तो वह क्या लिखता है, विराट कवि सम्मेलन। क्या लिखा होता है, विराट कवि सम्मेलन। यानी कवि जो है वो पूरी किसी एक मतलब वर्ग की जाति को बताता है। ठीक, इसीलिए ये कैसे संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब कवि में नाम लिख दिया जाए कि श्री कुमार विश्वास जी आ रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे आपका पानी हो गया, आज जैसे आपका कहते हैं लोहा हो गया, ये सब आपके द्रव्यवाचक हो गए। भाववाचक संज्ञा में कवि ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, ठीक है, तो सुंदर आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई वहां पे। नेक्स्ट है हरियाली। हरियाली में कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या विशेषण। तो हरियाली में फ्रेंड आपकी भाववाचक संज्ञा रहती है, क्योंकि हरियाली एक भाव है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सावन की हरियाली, सावन की हरियाली मतलब तुरंत हमारे अंदर भाव आता है कि सब हरा हरा ही हर जगह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित सर्वनाम का एक प्रकार चिन्हित कीजिए। डैश, यानी कोई तो नीचे लगा है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, हमारे प्रभु होंगे। ठीक है, चलो भैया देखते हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। देखिए घर में जब सर्वनाम समझने का बहुत अच्छा तरीका है, क्या, घर में जब कोई आपका गेट खटखटाता है, आपके घर से कोई निकल गया, उसने गेट खोला, अंदर से आवाज आई कौन आया है, तो आपने कहा है कोई आया है, ठीक ना। तो अंदर वाले ने प्रश्न पूछा कौन आया है, आपने उसका आंसर दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कि कोई तो आया है मुझे नहीं पता। फिर अंदर से कोई निकल के आता है अच्छा अच्छा तुम हो तो आ जाओ, जब कहता है तुम हो तुरंत समझ जाता है वो निश्चयवाचक। यानी जहां पे आप निश्चय हो जाएं कि कौन व्यक्ति है, निश्चयवाचक, और जहां पे आप निश्चित ना हो पाए वहां पे आपका अनिश्चयवाचक। बहुत ईजी है समझना सर्वनाम को। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। विशेषण कौन होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण है। प्रपंच, सरपंच, पहुंच या पांचवा। तो पांचवा जो है इसमें फ्रेंड क्या है आपका, ये आपका विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य क्रिया का समुचित उदाहरण है। यानी मीरा जब जोर से हंसी तो ये जो वाक्य है वो किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक। तो मीरा जोर से हंसी इसमें फ्रेंड्स आपका अकर्मक है, ध्यान रखिएगा। अकर्मक वाक्य वही होते हैं जहां पे आपकी क्रिया जो है वो दब जाती है और कर्ता जो है वो प्रधान हो जाता है। ठीक, यानी कर्म जो है वो प्रधान हो जाता है तो वहां पे सकर्मक, और जहां पे कर्म दब जाता है वहां पे हो जाता है अकर्मक। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है, परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या कारणवाचक। वह लाचार है, वह लाचार है, कारण क्या है, इसीलिए वह अंधा है। ठीक, आगे है, निम्न में से कौन सा एक अवयव है, भारत, श्याम, अह या दक्षिण। तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा अह। अवयव शब्द क्या होते हैं, अवयव शब्द होते हैं फ्रेंड आपके अविकारी शब्द। क्या कौन से होते हैं, अविकारी शब्द, जिन पे लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, आम शब्द का पर्यायवाची है, पुंडरीक, सॉरी आग लिखा है, माफ कीजिएगा, आम नहीं लिखा है। आग शब्द का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या शक्र। देखिए आग का जो पर्यायवाची है वो है फ्रेंड आपका वैश्वानर। ठीक, हुतासन हो गया, अनल हो गया, अग्नि हो गया, वैश्वानर हो गया, ये सब आपके आग के पर्यायवाची है। वही पुंडरीक की बात करेंगे तो पुंडरीक आपका कमल का पर्यायवाची, किसका है, कमल का। सैंधव किसका है, सैंधव है फ्रेंड आपका घोड़े का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर का पर्यायवाची क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। धूसर का पर्यायवाची खनक, सदन, बेसर या गजवदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसर। धूसर का पर्यायवाची क्या है, बेसर। खनक को आप थोड़ा सा मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो वो हुआ था लेखपाल,
यूपी लेखपाल के पेपर में आपका खनक शब्द जो है वो पूछा गया था, और ये आपका चोर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? चोर का। खनक को आप थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि यूपी ट्रिपल ने पूछा है तो अपने आप को रिपीट जरूर करेगा। असीम का विलोम शब्द क्या है? सुसीम, सीम, ससीम या संकुचित? तो असीम का क्या हो जाएगा? असीम का हो जाएगा ससीम। असीम मतलब होता है असीमित, और ससीम मतलब होता है फ्रेंड आपका कोई चीज जब हम उसको सीमित कर देते हैं तो हो जाता है ससीम। वही चीज अनंत का अंत वाला जो चल रहा है उसी का पूछा गया है। भोगी का विलोम शब्द क्या है? अभागा, भाग्यवान, योगी या कृष्णपद? भोगी मतलब अपनी चीजों को भोगने वाला, ठीक, चीजों का विलासितापूर्ण भोगने करने वाला, और योगी मतलब अभी चीजों को छोड़ देने वाला। नेक्स्ट है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। नीर, नीम, नीड़ या नींद? तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं, ठीक। और अगर आपने छोटे पे कविता सुनी होगी, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर, यानी वहां पे हम लोग घोंसला ना बोल के क्या बोलते थे? नीड़ का निर्माण। या नीड़ मतलब ही क्या होता है? आपका घोंसला होता है। डैश अगला है, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। तो अपने खाली जगह सत्व, स्वत्व, सम्मति या सम्मत? तो अपने स्वत्व के लिए लड़ना एक धर्म है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या सक्षम? तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो हो जाएगा फ्रेंड आपका अक्षम्य, यानी आपने एक ऐसा अपराध किया है, अक्षम्य अपराध किया है जिसकी किसी प्रकार की कोई मतलब क्षमा है ही नहीं। अगला है, बढ़ा लेते हैं हम लोग, 32 क्वेश्चन नंबर है। जिसका दमन किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है? दमित, दमनीय, दयनीय या दमनशील? तो जिसका दमन किया गया हो उसको हम लोग कहते हैं दमित, यानी वो बेचारा दबा दिया गया। अगला है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो भैया बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक। कोई और कैसे जानेगा कि कितना दर्द होता है, ठीक। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए हम लोग 33 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, ठीक। आप पे भरोसा करके हम लोग ये वीडियो चलाते हैं। नेक्स्ट है, नई भई गति साप छुछंदर केरी, लोकक का उपयुक्त अर्थ क्या है? पहली बात तो आप इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक, क्योंकि ये आपका बहुत बार रिपीटेड लोकोक्ति है और बहुत बार रिपीटेबल से पूछ चुका है। क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर है तो एक ना एक शिफ्ट में शायद आपको देखने को जरूर मिलेगी। भई गति सांप छुछुंदर केरी, जो यानी सांप की छुछुंदर जो कि इतनी तेज दौड़ती है उसकी गति जो है वो सांप जैसी धीरे हो गई है। क्यों हो गई होगी? क्या एक दूसरे से बचना है, या दृढ़ संकल्प होना है, अपने को खतरे में डालना है, या दुविधा में होना है? यानी आपकी गति कब धीमी होगी? जब आप कहीं पे दुविधा में फंस गए होंगे। तो जो सांप की गति, यानी जो छुछंदर तेज दौड़ती है, अब वो सांप की तरह धीरे धीरे चलने लगी। अगला है, मिस्र वाक्य है, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। तो उसके पास जो कुछ था, देखो यहाँ पे लगाना कॉमा, वह खो गया, ठीक। तो इसी में आपका क्या है? मिस्र वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक, यानी किस वाक्य में आपको संदेह दिख रहा है? दयाशंकर शिवपुर में रहता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। राजेंद्र आलमपुर में रहता है, ये भी आप बता ही रहे हो, संदेह नहीं है। शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है। क्या शंकर रामनगर में रहता है? ठीक, तो ये जो शायद आपने लगा दिया, ये संदेह प्रकट करता है कि पता नहीं सुरेंद्र जो है वो इगतपुर में रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन कर लेंगे भैया। ऑप्शन ए है, कृपया करके खुले पैसे दें, ठीक है। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। अब देखिए 2 बार कृपा करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा कृपा हो जाएगी। कृपया खुले पैसे दें, अच्छा। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, तुम भी गलत हो गए भैया। क्यों? देखो ऑप्शन बी और डी क्यों गलत है? 2 बार कृपा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है
बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है, ना मैंने पढ़ के आप देख लीजिए। कृपया खुले पैसे दे, नॉर्मली सी एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से बात कही। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य बहुत सरल, जिसमें आप असमर्थता प्रकट करते हैं, सीधी सी बात है। भाववाच्य में आप सीधे सीधे क्या प्रकट करते हैं? असमर्थता, यानी आप समर्थ नहीं होते। राम से खाया नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता है, ठीक, क्या कहते हैं, लता मंगेशकर से गाया नहीं जाता है। तो ऐसे जहां पे आप असमर्थता प्रकट करते हो वहां पे आपका क्या होता है? भाववाच्य होता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है। आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। लो भैया, इतनी एक तो वैसे भी धूप हो रही है, ठीक, ऊपर से धूप में चलने की बात हो रही है, तो वहां पे क्या है आपका? भाववाच्य, कि भैया हमसे धूप में नहीं चला जाता। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, निम्न रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कानों, ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे मत पढ़िए, इसको आप अपने तरीके से पढ़िए। कानों से सुनी बात, किसी बात बच्चा? कानों से सुनी बात। तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण मतलब कानों से सुनी हुई बातों को आप विश्वास मत करिए। अगला है, यह वह मेरी कार है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए, आप क्या दिखा रहे हो? कार पर अपना अधिकार दिखा रहे हो, ठीक है। अधिकार आप तभी दिखा पाते हो जब किसी चीज पे आपका अधिकार होता है, और अधिकार ही क्या होता है? अधिकार ही आपका संबंध होता है कि नहीं? कि यह कार जो है मेरे से संबंधित है, यानी ये वाली जो कार है भैया वो मेरी है। अगला क्वेश्चन नंबर है 41 फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है कि शब्दों के आगे अगर अच्छा लगा दिया जाए तो पुल्लिंग निकल आते हैं, और वही शब्दों के आगे अगर अच्छी लगा दिया जाए तो आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। चलो भैया देख लेते हैं। अच्छा पानी, अच्छा नदी, अच्छा पानी, अच्छी इलायची, अच्छी प्यास, ठीक। तो अच्छा पानी, भैया थोड़ा पानी। अब आप इसको वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो। नदी बहती है, इलायची खाई जाती है, प्यास बुझाई जाती है, पानी पिया जाता है। तो पुल्लिंग शब्द कौन हो गया? पानी आपका पुल्लिंग, बाकी बचे हुए शब्द आपके स्त्रीलिंग। वाक्य प्रयोग तो अपना पुराना तरीका है, जब मर्जी चाहो तब इसको यूज कर लो, और बहुत लंबा मत बनाइए। जैसे मैंने बनाया, नदी बहती है, इलायची खाई जाती है, प्यास बुझाई जाती है, पानी पिया जाता है। पानी पिया जाता है तो पिया जाना आपका पुल्लिंग हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द आप स्त्रीलिंग है? अच्छी लगा के देख लो, ठीक, या तो भैया वाक्य प्रयोग कर लो। चलो देख लेते हैं। अच्छी सौभाग्य, अच्छा सौभाग्य, ये तो पुल्लिंग हो गया। अच्छी सुंदरता, अच्छी सुंदरता, ध्यान रखिएगा। अच्छा काव्य, अच्छा चंद्र, तो क्या हो जाएगा? सुंदरता कैसी है? अच्छी है। अब देखिए, कुछ ऐसे हमारे भाव शब्द भी होते हैं, भाव शब्द जो सीधे सीधे कहते हैं कि भैया हम जो हैं वो आपके स्त्रीलिंग हैं। जैसे सूर्य का चमकना, तेज है, धूप है, ये आपके पुल्लिंग है। सुंदरता हो गया, शांत गुण है। चंद्र की चमक हो गई, ये शांत गुण है। तो इस तरह के जो गुण होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? चलिए भैया, संदिग्ध भूतकाल यानी भूत में जो काम संदिग्ध रह गया हो। मैं सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, या मैंने सामान वहीं रखा था। देखिए, आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तीनों वाक्य आपको एक जैसे बोल दिए, लेकिन जरा सा संदिग्ध देखिए क्या है। मैंने वहीं सामान रखा होगा, यानी वो यहाँ पे देखिए होगा है ना, माफ कीजिएगा, होगा। मैंने सामान वहीं रखा होगा, यहाँ पे आप क्या है? यहाँ पे आप डाउटफुल में है कि पता नहीं मैंने वहां पे सामान रखा है कि नहीं रखा है। बाकी सभी में आप एक तरीके से कंफ्यूज नहीं है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, पता नहीं यार मैंने सामान रखा होगा कि नहीं रखा होगा, पता नहीं वो चाबी लेके आया होगा कि नहीं लेके आया होगा। तो ये क्या होगा? ये आपके संदिग्ध भूतकाल हो गए। अगला है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकी पद क्या है? यह संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम विशेषण, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो हम लोगों ने क्या किया? संकेत करके बताया कि यह मकान जो है वो मेरे भाई से संबंधित है, यानी संकेतवाचक, सर्वनाम और विशेषण दोनों हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है? नुपुर, स्मरण, कवित्री या परिस्थिति। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स आपको शुरुआत में ही बताया था, कवित्री ऐसा शब्द है जो रिपीट करेगा ही करेगा। फिर से सुन लीजिए, कवित्री हो गया,
अनुषांगिक हो गया, अनुग्रहित हो गया, स्त्रैण हो गया, आपका क्या कहते हैं अछोड़ी हो गया, अछौड़ी हो गया, अक्षुण्ण हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको बार बार रिपीट जरूर मिलेंगे शुद्ध वर्तनी में, और ऐसे बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, ये भी 40-50 शब्द हैं जो रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इस क्वेश्चन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोली में आपसे वो नहीं पूछेंगे कि अपभ्रंश, अवहट, अब ये चीजें पूछेंगे किस बोली में ये नहीं है, किस बोली में ये नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है भैया। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या अवधी? तो अवधी जो है भैया ये आपके पश्चिमी हिंदी की ना होकर किसकी है? ये आपके पूर्वी हिंदी की है। किसकी बच्चा? आपकी पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में अवधी हो गया, बघेली हो गया और आपका अर्धमगधी हो गया। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी बोली एक पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? क्वेश्चन रिपीट हो गया 46-47, तो इसमें भी कौन हो जाएगा? आपका अवधी हो जाएगा, ये पूर्वी हिंदी में, अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? देखिए हर प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको एक अनुवाद कराया है, क्यों? क्योंकि 2018 वाले प्रैक्टिस सेट में याद हो आपको अमेंडमेंट शब्द पूछा गया था जो संशोधन से संबंधित था। तो ऐसे कितने जाने शब्द मैंने आपको करा दिए, स्टेटमेंट, एंडोर्समेंट, इनक्लोज्ड या नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना का जो अर्थ होता है फ्रेंड, वो होता है आपका नोटिफिकेशन। ध्यान रखिए, जिसको हम लोग अपनी भाषा में विज्ञप्ति बोलते हैं या विज्ञापन बोलते हैं, उसे हम लोग गवर्नमेंट की भाषा में नोटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे नहीं कि भर्ती का भैया नोटिफिकेशन आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? कि किराए पर स्थान का अनुमोदन नहीं मिला, या प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, प्रस्तावित शर्त में स्थान किराए का नहीं मिला, या प्रस्तावित शर्तों पर किराए पर अनुमोदन नहीं मिला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। नेक्स्ट है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? स्वाभिमान, व्यथा, अहंकार या तिरस्कार? तो दर्प का जो पर्यायवाची होता है ये होता है आपका अहंकार। तो फ्रेंड ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं, तो साथ में पेन लेके जरूर बैठा करिए। नहीं पेन लेके बैठते हैं तो ओरली इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वीडियो को 2x पे लगाइए, आराम से मस्त से देखिए। आपके पास जितना कंटेंट है उसका रिवीजन करिए, ठीक है? अपने पे भरोसा रखिए, बहुत ज्यादा आप दिन नहीं बचे हैं। नया पढ़ने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। आपके नोट्स हो चाहे यूट्यूब हो, जहां से भी आपका सोर्स हो, वहीं से चीजों को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग आपके लिए जितना हो सकता है उतना करने की पूरी प्रयास करेंगे। पूरी टीम आपके लिए लगी पड़ी है, नए नए कंटेंट बनाया जा रहा है। आगे भी हम आपके वीपीओ में भी लगे रहेंगे, तो अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।